आज का टॉपिक डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति का नियम। तो टॉपिक है आप सब के लिए, क्या है? मेंडल के नियम। तो मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम। डिस्कस लॉ, और वो भी क्या? डिस्कस मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति का नियम। बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इस टॉपिक में आप जुड़कर अच्छा किए कि यह टॉपिक को आप जुड़ करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस है ना कि आप पढ़िएगा तब पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि संसार में जितने भी जाति का जीव आए वे अपने जनकों से जन्म लिए, और जनकों का गुण उनके संतति में आया, तो जनकों का गुण उनके संतान में आया। तो गुणों का इस तरह से आना क्या कहलाता है जानते हैं? आनुवांशिक कहलाता है। माता पिता का गुण उनके संतान में आ जाता है, तो गुण का आ जाना आनुवांशिक कहलाना, और इस तरह के गुणों का अध्ययन हो जाना, समझ रहे ना, आनुवांशिकता कहलाना। दो चीज, एक आनुवांशिक, एक आनुवांशिकता। तो माता पिता से जन्म लेने वाले संतान में समान अथवा असमान, कभी कभी माता पिता से जन्म लेने वाले संतान में समानता का गुण होती है, कभी कभी जन्म लेने वाले संतान अपने माता पिता के समान गुण वाले न भी होते हैं। तो समान अथवा असमान गुणों का अध्ययन आनुवांशिक, और माता पिता का लक्षणों का आ जाना आनुवांशिकता। दो चीज है, एक आनुवांशिक है, एक आनुवांशिकता है। आई बात समझ में? तो जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं वो माता पिता से जन्म लेते हैं, और माता पिता के ही गुण उनमें पाई जाती है। तो माता पिता के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना आनुवांशिकता कहलाता है, जेनेटिक, इंग्लिश में याद रखिएगा। और आप याद रखिए, बंदर का जन्म लेने वाला संतान बंदर ही होगा, मनुष्य का जन्म लेने वाला संतान मनुष्य ही होगा, जानवरों से जन्म लेने वाले संतान जानवर ही होंगे। फसलों का जहां तक कि सवाल है, रोपेंगे आम तो अमरूद तो नहीं फरेगा, रोपेंगे आम तो महुआ और कहुआ तो नहीं पैदा ले लेगा। जो जैसा गुण वाले बीज को हम रोपेंगे उसी तरह के फसल को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से गुणों का संचरण होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। लेकिन आपके माइंड में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा, जानते हैं क्या? कि कई बार ऐसा होता है सर कि जन्म लेने वाले संतान में समान गुण नहीं पाया जाता है, जन्म लेने वाले संतान में भिन्नता दिखता है। देखिए, ये भिन्नता जब आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे का दिमाग ठंडा हो जाता है। अब माँ बाप को जन्म लिया संतान, खास करके जो पुरुष अपने संतान को जन्म दिया हो, और उसका जन्म लेने वाला जो संतान है उसके लक्षण से न टैली करेगा, तो अपने ही बाप को, अपने ही बाल बच्चा पर डाउट हो न जाएगा। तो डाउट नहीं होनी चाहिए। उनको अच्छा से बायोलॉजी पढ़ने के लिए रेनबो क्लासेस के माध्यम से कहिए कि आप यहाँ पढ़ लीजिए। आपका संतान में भिन्नता है तो इसका मतलब नहीं कि भिन्नता मैंने लंबा लंबा मम्मी पापा का जन्म लेने वाला संतान को बौना हो जाना, या बौने माता पिता से लंबे संतान को, समझे, भिन्नता है। या मम्मी पापा बताइए बिल्कुल भाका भाका रहेंगे और बाल बच्चा चूहू चूहू पैदा ले लिया, तो इसमें भिन्नता। या मम्मी पापा ही चूहू चूहू, बाल बच्चा भाका भाका जन्म ले लिया, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें डाउट ना करेंगे। डाउट यदि होता है तो संदेह से दूर रहिए और यहाँ सीखिए, क्योंकि माता पिता से जन्म लेने वाले संतान में यदि भिन्नता आ भी रहा है ना, तो भिन्नता यदि आ रहा है तो आप याद रखिए कि भिन्नता का कई कारण हो सकता है। वह नंबर 1 है, जैसे आप याद रखिएगा, और आगे हम बढ़ाते हैं, याद करिएगा
कि इसके लिए सबसे पहले बताइए आपको समझना होगा कि इसके लिए आपको लाइट, प्रकाश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जेनेटिक लक्षणों पर। समझ में आया? प्रकाश का भी आप याद रखिएगा, यदि बताइए मम्मी पापा से जन्म लेने वाले संतान में भिन्नता यदि आया है, अंतर दिख रहा है, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रकाश। प्रकाश के प्रभाव से भी जब वह गर्भावस्था में होता है तो कई बार प्रकाश का प्रभाव पड़ जाने के कारण भी उसके अंदर में जीन में परिवर्तन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है। समझे? ऐसा ही नहीं प्रचार आता है टीवी के स्क्रीन पर कि गर्भवती वोमेन्स को संतुलित आहार दीजिए और संतान को मनचाहा पैदा कीजिए। वाह रे वाह, समझ रहे ना बात को? इसलिए सोच लीजिए, मनचाहा है कि नहीं? तो यहाँ देखिए लाइट। दूसरी जब बात करिएगा तो टेम्परेचर, और ऐसे भी आप ये याद रखिएगा, भूगोल पढ़े होंगे तो जहाँ तापमान ज़्यादा होती है वहाँ के लोग काले होते हैं। विषुवत रेखा के नज़दीक रहने वाले लोग भूगोल में पढ़िएगा, आप जाइए तो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, है ना, आपके यहाँ बहुत सारे बताइए इंटरनेशनल क्रिकेटर आते हैं ना जी, प्लेयर लोग, कैसा देखने में लगता है? भूचू भूचू नजर आएगा। कारण जहाँ बताइए सूर्य का ताप ज़्यादा पड़ता है। लेकिन कश्मीरी एरिया वाला को देखिए तो लगता है कि लाल लाल हो एकदम, है नहीं, खूनी खूनी सा दिखते हैं, क्योंकि ये सब कमाल है तापमान का साहब। और हमारे यहाँ बिहार में तो सब तरह के लोग मिलेंगे, कहना ही नहीं है। तो इसलिए ताप का होना और इसके साथ साथ पानी, जिसे वाटर, ये भी प्रभाव डालता है हमारे संतान पे। माता पिता से जन्म लेने वाले संतान में भिन्नता का मुख्य कारण है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ रहे हैं आप, और इस सामने स्क्रीन पर जो ये मटर का जो किस्म देख रहे हैं ना, ये मटर का किस्म आपके सीखने के लिए। और यहाँ ये देखिए, ये हो गया वाटर। अब ये वाटर के अलावे यानी चौथा है हैबिटेट, याद रखिएगा। तो आखिर हैबिटेट होगा अनुकूलन। जब बताइए प्रकाश, ताप, वर्षा और इसके बाद छाया यदि सही से न मिले तो बताइए जन्म लेने वाले संतान प्रभावित हो जाएंगे। जन्म लेने वाले संतान को पोषक तत्व भी आप देते हैं, न्यूट्रिशन। आप यहाँ याद रखिएगा, न्यूट्रिशन का भी विशेष योगदान है। पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूट्रिशन अच्छे ढंग से आप दीजिएगा, गर्भवती वोमेन्स को न्यूट्रिशन सही से मिलेगा तो जन्म लेने वाले संतान कभी कुपोषित नहीं होगा। इसलिए पोषक तत्व, फल फूल, दूध, आहार देते रहिए गर्भवती वोमेन्स को, ताकि उसके संतान को अनुकूलन मिले और संतान में भिन्नता न दिखे। क्योंकि ये क्या है जी? इम्यूनो अम्ल का कमाल है, जीन का कमाल है, डीएनए का कमाल है, आरएनए का कमाल है। समझ रहे ना बात को? यदि ये सब कंडीशन में रहा, बैलेंस में रहा, तो माता पिता का सेम टू सेम लक्षण संतान में ले आएगा। और यहाँ पर बताइए, अब संतान में भिन्नता आ जाएगा, बड़ा होगा तक कि हाय दैया हमर बताइए कहाँ गया, ये कोई मतलब हुआ? आप उसी समय बताइए गर्भवती वोमेन्स को ध्यान रखिए, बाद में चिल्ला रहे हैं, बगलों वाला हंसेगा देख करके कि किसका बच्चा आप गोद ले रखे हैं जी, है कि नहीं? तो आप याद रखिएगा, अपने ही बच्चा पर बताइए डाउट संदेह हो जाएगा। इसलिए आप इन 5 चीज़ों पर ध्यान रखिए गर्भवती वोमेन्स को, और खास करके उस बच्चे को प्रभावित होने वाले एरिया में मत ले जाइए। पहला लाइट, दूसरा तापमान, तीसरा पानी, और चौथा है अनुकूलन, और 5वां है पोषण। यानी इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। यदि हमारी बात को मानिएगा तो आपको संतान आपके जैसा ही कॉपी होगा। यस, इस तरह से आनुवंशिकता की जानकारी देने के लिए हमारे महान वैज्ञानिक, समझ रहे ना, जो ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे। और आखिर बताइए, तो आखिर इस तरह से आपको याद होगा कि वो थे ऑस्ट्रिया का, यानी समझ रहे होंगे, समझ रहे ना? तो उनका नाम हम लेना चाहेंगे, तो एक नाम है यहाँ पर ले रहा हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका नाम है, जिनका जन्म 1822 में। तो आनुवंशिकता की जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने देने का काम किया, जिनकी जन्म 1822 और मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ। इनका लाइफ हस्मा रहा, अच्छा से सीखेगा। तो आनुवंशिकता की जानकारी किसने दी? ग्रेगर जॉन मेंडल, है नहीं? जो एक मठ, जो ब्रून नामक मठ में
वह बताइए क्या थे? ब्रून नामक, याद रखिएगा। तो आखिर बताइए वह ब्रून नामक मठ का एक, ब्रून मठ का पादरी थे। क्रिश्चियन जानते हैं ना, जो चर्च में होते हैं, जो चर्च के चारों तरफ मटर को उगाने के लिए जगह रखे थे। तो ब्रून नामक एक BRUNN, याद रखिएगा इंग्लिश में BRUNN, ब्रून नामक मठ का एक पादरी थे। मतलब पवित्र स्थल जो रहता है ना, उस जगह पर कुछ बागवानी के लिए जगह छोड़ा जाता है, उस जगह को मठ कहते हैं। और उस मठ में ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया में एक ब्रून नामक मठ का, और ऐसे इनका जन्म सिलिसिया में हुआ था। यदि गांव जानिएगा तो इनका गांव था सिलिसिया, और ऑस्ट्रिया में एक ब्रून नामक मठ का पादरी थे, जिनका जन्म 1822 और मृत्यु 1884 में हुआ। और इन्होंने आनुवांशिकता को दिखाने के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मटर को क्या दाना अंदर से दिख रहा है, मटर का फली दिख रहा है, मटर का फूल दिख रहा है, मटर का पत्तियां दिख रहा है, समझ रहे ना। ये पूरा इसका बताइए फल दिख रहा है, आप हर तरह से तो देख सकते हैं इसको। तो इन्होंने मटर पर बताइए, कहा गया कि मेंडल जी आप मटर को क्यों, कहा कि मटर को हमने इसलिए अपनाया है महोदय, क्योंकि मटर को हम लोग जानते हैं पीसम, आपको देखने में आश्चर्य थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, तो याद रखिएगा पीसम सटिवम, याद रखिएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो मटर का वैज्ञानिक नाम हो गया पीसम सटिवम। तो म से मेंडल, म से मटर, और इसका नाम हो गया पीसम सटिवम। तो मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सटिवम, और इस पर कोई काम किया है तो थे मेंडल, और ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। और इस पर आनुवांशिकता के नियमों को जानकारी दिया, और कहा कि मटर के पौधे को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि इसके 7 जोड़े पाए जाते हैं, 1-2 जोड़ा नहीं, और 3 महीना में इसकी फसल कंप्लीट 90 दिनों में हो जाती है। तो एक परिणाम को पाने में कम समय लगेगा, और इसकी 7 जोड़ा है तो हमें अध्ययन करने में भी सुविधा होगी। कहा कि तो पहले बार आप क्या करिएगा, पहला बार में आप क्या करिएगा मेंडल जी, आप बताइए। तो मेंडल ने इस पर निर्णय लिया, और मेंडल ने कहा कि एक बार में हम 1 गुण वाले पौधे में एक बताइए टॉल प्लांट को लेंगे, और दूसरा लेंगे ड्वार्फ, ड्वार्फ ने बौना, एक छोटा था। आप खेतों की ओर गए होंगे तो आपको पता होगा कि एक बताइए उजला फूल वाला होता है, एक बैगनी फूल वाला होता है। किस केराव जी, केराव की तो बात मैं कर रहा हूँ। तो एक होता है लंबा, एक होता है बौना, और दोनों को इन्होंने अपनाया, और दोनों के बीच इन्होंने पकड़ करके जीन को क्रॉस करवाया। क्रॉस से यानी संकर पौधे प्राप्त हो गए, यानी दोनों से संकर पौधे प्राप्त हो गए। और संकर में बताइए, संकर पौधा जो प्राप्त हुआ, वो संकर पौधा में बताइए, संकर पौधा में टॉल गुण आ गया। क्यों? क्योंकि बड़े का लक्षण दिखता है और छोटे का लक्षण छिपता है। बड़े गुण वाले जीन प्रभावी और छोटे गुण वाले जीन अप्रभावी, इसलिए जो प्रभावी हुआ उसका लक्षण दिख गया, और जो अप्रभावी था उसका गुण नहीं दिखा। तो मेंडल ने यानी वनस्पति जगत में सभी पौधों को छोड़ दिया और मटर के पौधे को अपनाया, क्योंकि मटर के पौधे के 7 जोड़े होते हैं, और 7 जोड़े में एक लंबा और एक बौना होता है, और इनके बीच जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो संकर पौधे तैयार होते हैं। संकर पौधे में यानी बड़ा गुण होता है, क्योंकि बड़े का लक्षण दिखता है और छोटे का लक्षण छिपता है, क्योंकि जो दिखता है उसे प्रभावी और जो न दिखता उसे अप्रभावी, और प्रभावी पौधे से आगे का काम जारी रहेगा। तब इन्होंने संकर पौधे तैयार किया। अब जब ये बात हुई तो इन्होंने इस पर जब काम करना शुरू किया तो 1856 से महोदय, याद रखिएगा 1856 से, यानी इनको लग गया टाइम, जानते हैं कितना? 1807 साल, याद रखिएगा। 56 से 1863, यानी 63-64, याद रखिए, 1 साल ज़्यादा ले लीजिए, ऐसे 64 तक आता विवरण, 1 साल परिणाम को देखने में, ठीक है। तो 7 साल इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया है, पूरे 7 साल, समझ रहे ना। हमारे लाइव सेशन में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनको भी बताइए, है ना, लाइव सेशन में चल रहा है। तो चलिए लाइव सेशन में भी हम आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं और सीखने के लिए जुड़ रहे हैं, इसमें हम आपको क्या बधाई दें, आप भी तो सीख रहे हैं, आप हमें भी बधाई दीजिए, है नहीं कि जो हमारे सेशन में जुड़ कर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो 1856 से 1863-64 तक इन्होंने काम किया, 7 साल। और इस तरह से बताइए, ये अपने जीवन में बहुत ही, बताइए ये दुख की बात है कि अपने जीवन में ये लोगों को समझा नहीं पाए अपनी हर एक बातों को। सबसे दुख की बात है
कि जो इन्होंने काम किया ये अपने जिंदगी में लोगों को समझा नहीं पाए। यह आश्चर्य की बात है, बड़ा ही दुखद बात है। किंतु जब इनकी मौत हम बताए कि 1884 में हुई, तो 16 वर्ष बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, यानी 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा इधर मैं बता रहा हूँ 1900 ईस्वी में। अब 1900 ईस्वी में यानी 3 वैज्ञानिक आए, इनके नियमों को परचम लहराने के लिए, इनके नियमों को दूर दूर तक भेजने के लिए। इनके नियम इतनी शानदार थी कि लोग यानी इनके नियमों को पसंद करना शुरू कर दिया, और 1900 ईस्वी में अन्य वैज्ञानिक इनको सपोर्ट करने के लिए आ गए महोदय। वह पहला थे जिनका नाम हीगो डे ब्रे, जो हॉलैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने बताइए जब काम किया तो अन्य वैज्ञानिकों का श्रेय मिला, और अन्य वैज्ञानिक आते हैं जिनका एक है हीगो डे ब्रिज, एक है हीगो डे ब्रिज। यदि दूसरा का नाम लेते हैं, दूसरा ये हॉलैंड के रहने वाले थे, समझ रहे हैं ना। और दूसरा वैज्ञानिक जो है वो ऑस्ट्रिया का रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया का रहने वाले हैं, उनका नाम है, समझते होंगे, एरिस है नहीं, एरिस बॉन शेरमार्क है ना। तो हम यहाँ लिख रहा हूँ एरिस बॉन शेरमार्क, थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। तो दूसरा वैज्ञानिक आए जो ऑस्ट्रिया का एरिस बॉन शेरमार्क हैं, और तीसरा वैज्ञानिक है नहीं जो जर्मनी के थे, वह थे कार्ल कोरेंस, याद रखिएगा। तो तीसरा वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस, अच्छे से याद रखिएगा। और मेंडल के स्मृति में, यानी मरने के बाद उनके स्मृति में इन्होंने मान्यता दिलवाया इनके नियमों को, और तब यही नियम बना मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति का नियम 1900 ईस्वी में। आप समझ सकते हैं इनके मरने के 16 वर्ष बाद। तो जो इन्होंने जीवन में किया वो बाद में सच्चाई प्रकट हो गया। तो एक बार रिवर्स लेना चाहेंगे, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लिए हैं वो माता पिता से जन्म लेते हैं, जिनमें माता पिता के समान अथवा असमान गुण, इसे आनुवांशिक कहते हैं। और माता पिता के लक्षणों को आ जाना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता पर अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल, जो एक मठ का पादरी थे, इन्होंने किया, और इसके लिए मटर के पौधे का इन्होंने चुनाव किया, जिसमें एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना था। इनके बीच क्रॉस से यानी कई संकर पौधे प्राप्त हुए। इसके आधार पर इन्होंने वंशागति के नियमों में सफलता हासिल किया। तब इन्होंने 1856 से लेकर 1864 ईस्वी तक काम करता है। 1884 ईस्वी उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक इन्होंने अपने जीवन में लोगों को यह नियम समझा नहीं पाए। तब डेथ होने के 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक इनके मदद के लिए आगे आते हैं, जिसमें एक हैं हीगो डे ब्रे जो हॉलैंड का रहने वाले हैं, दूसरे वैज्ञानिक हैं ऑस्ट्रिया का जो हैं एरिस बॉन शेरमार्क, और तीसरा वैज्ञानिक है जर्मनी का, उनका नाम लिया जाए तो कार्ल कोरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के स्मृति में मेंडल के वंशागति के नियमों को बढ़ावा दिया, और तब बना मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति का नियम। इसलिए याद रखिएगा, पिसम सटिवम मटर का पौधा पर अध्ययन कोई किया तो मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए अपनाया क्योंकि उसमें 7 जोड़े थे। इनका लाइफ साइकिल 90 दिनों पूर्ण हो जाती है। इसके लिए परिणाम पाना आसान था, इसमें यानी परिणाम लाने में कम ही दिन लगता है। इसलिए वनस्पति जगत में सारे पौधे को छोड़ दिया और इन्होंने मटर के पौधे को अपनाया। तो कैसा रहा आज का सेशन? ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।